वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही है, आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई कमी है, अभी आप तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं या अभी कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फ़ैब के लास्ट से तो आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे और आप समझिए दिसंबर शुरू हो चुका है, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे हिसाब से आप अपना जिन बच्चों का मेरे ख़्याल से जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो ये बहुत बुरी बात है। अब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था, और बाई चांस अगर अभी बचा है तो आप उसे कंप्लीट करिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, मगर जल्दी कंप्लीट करिए। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो अपना सिलेबस अब जल्दी से जल्दी रिवीजन शुरू कर दें। रिवीजन करने के लिए सबसे पहले वो वाले टॉपिक्स उठाएं जिन टॉपिक्स में पहले काफ़ी परेशानी हुई है या इजीली नहीं सॉल्व हो रहे थे, उन टॉपिक को उठाएं और सबसे पहले उन्हीं को दोबारा से रिवाइज़ करें। दोबारा तिबारा जब भी आप कर रहे हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करें, ताकि कोई अगर और फिर से कोई कमी है तो वो दूर हो जाए। और बाकी उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ नहीं चलिएगा। ये बोर्ड है, इसमें कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे जाते। रिपीटिंग क्वेश्चंस अक्सर देखते हैं। जो रिपीट क्वेश्चंस बार बार हो रहे हैं, आप वो सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाले क्वेश्चंस कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, तो उनको आप ज़्यादा टारगेट कीजिएगा। दूसरी चीज़ आती है आपका डायग्राम वाला पोर्शन। डायग्राम तैयार करना बड़ा इजी होता है। आप 2-3 बार, आप अगर टीवी भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वो डायग्राम बार बार बनाइए, लेबलिंग कीजिए। और अगर वो क्वेश्चन आता है, आपको डिटेल नहीं लर्न है और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बट डायग्राम आपका तैयार है, तो आप डायग्राम बनाकर लेबलिंग कर दीजिएगा, तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ऊपर से अपनी राइटिंग का ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम को थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड रखिएगा, ताकि आपको टाइम मिल जाए। लास्ट में एक बार कम से कम इतना टाइम मिलना चाहिए कि हम अपनी आंसर शीट को एक बार रीचेक कर सकें। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो हमने बोला टाइम मैनेजमेंट का तरीका ये है कि आप अपने आंसर्स देखें। जो आपका सेक्शन अच्छे से आपको तैयार है, सबसे पहले आप उसे कर लीजिए। जिसमें थोड़ा भी डाउट लग रहा है या लग रहा है आपको थोड़ा कोई कन्फ्यूज़न है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको लास्ट के लिए रख दीजिएगा अपने आंसर शीट में। बाकी आप उसको इस तरह से मत रखिएगा। और फिर उसके बाद ये है कि बेफिक्री से अपनी तैयारी करिए। कोई मसला आ रहा है, कोई बार बार हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि अगर किसी टॉपिक पे साइंस में, एसएसटी में और 12th क्लास में भी अगर साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं जो उनको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल करके अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम हमें भेज सकते हैं, और हम उनको इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। और बाकी जो है, बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने पहले भी बताया था, मम्मी पापा के लिए जो एक व्लॉग डाला था, एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और ये सोचना है कि नॉर्मल वे में जाकर हमें पेपर देना है। और रही बात उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो अभी सीरियस नहीं है, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं कम ऐसी भी कॉल्स आती हैं जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है बेटा, क्योंकि आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक ये समझिए आपकी बेसिक नीड्स है, इस जिसको आपको करना ही करना है। और 10th के बच्चों के लिए है कि आपकी स्टार्टिंग हो रही है। अब ये समझिए कि ये स्टार्टिंग है और इसमें आपको अपने आप को प्रूव करना है, तैयार करना है अगले फ़ाइट के लिए। अगली जो आप 11th में पहुँचेंगे, उस वक्त आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से फील्ड चूज़ करनी है। तो वो सारा का सारा जो है वो इसी की मेरिट पे आपको डिसाइड होगा, 10th क्लास के रिज़ल्ट के बेस पे। तो आपको 10th क्लास का रिज़ल्ट बहुत अच्छे से तैयारी करनी है कि आपकी परसेंटेज अच्छी रहे, और जो आप चाहते हैं अचीव करना, इंशाल्लाह फ्यूचर में आप वो चीज़ अचीव कर सकें। और बाकी अगर किसी की फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो प्लीज़ कुछ मंथ के लिए उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। फ्रेंडशिप को अवॉइड कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए दोस्ती कुछ दिन के लिए, 2-3 मंथ के लिए। अपने फ्रेंड्स पे भी ध्यान मत दीजिए। सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि आपकी बुक्स हैं, जो फ्यूचर में आपका साथ देंगी, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। और बाकी ये नहीं कह रहे हैं कि दोस्ती ख़त्म कर दीजिए या नाराज़गी कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कर लीजिए। डेली रूटीन में थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए। वही रूटीन हमारा नहीं हो सकता इन 2-3 मंथ्स में जो हमारा पूरे साल रूटीन था, क्योंकि जाहिर बात है अब एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारा रूटीन में तब्दीली आनी ही आनी है।
उसके बाद ये है कि वही वाली बात हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, या ये भी लग रहा है कि ये रिपीट होता है बार बार या नहीं होता है, तो आप हमसे जानना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालकर पता कर लीजिए, हम बता देंगे। और आपको ज़रूर से ज़रूर सैम्पल पेपर्स करने हैं। बहुत से व्लॉग्स हमने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं जो नेट पे पढ़े हैं। लोग कहते हैं आपको सैम्पल पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NCERT कर लो। हाँ, NCERT ही सिलेबस है CBSE का, करना NCERT ही है, लेकिन NCERT के अलावा हम लोग टीचर्स क्यों इतनी सारी बुक्स पढ़ाते हैं? क्योंकि उनकी ज़रूरत है। NCERT की लैंग्वेज थोड़ी टफ़ होती है, उसमें बच्चे इजीली नहीं समझ पाते हैं। जैसे 9th-10th में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर S चांद पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स में RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये सब जो पढ़ाई जा रही हैं वो साइड बुक्स इसीलिए पढ़ाई जा रही हैं कि सिलेबस तो NCERT रखते हैं हम लोग भी, लेकिन आपको उनको इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि आप उसको जो है इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। सैम्पल पेपर्स किए बगैर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप फाइट करने के लिए तैयार हो गए हो या नहीं हुए हो। तो इसलिए प्लीज़ 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 आप जल्दी से अपने सैम्पल पेपर्स निकालें और उनको सॉल्व करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा फोबिया नहीं करें, लेकिन डेली कम से कम 2-3 पेपर सॉल्व करें। और एक टाइम बनाएं, ये नहीं सोच के चलिए कि बस अभी तो मैं 10 दिन साइंस पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, जो भी करना है, या और उसके बाद 10 दिन हम SST पढ़ लेंगे, फिर हम ये पढ़ लेंगे, फिर ऐसे नहीं करिए। आप दिन में टाइम ड्यूरेशन जो भी आपने पढ़ने के लिए रखा है उसमें हर सब्जेक्ट के लिए डेली टाइम निकालिए। 1 आवर मैथ्स कर रहे हैं तो 1 आवर दूसरे सब्जेक्ट करिए। बच्चे सोचते हैं कि बस हमें पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम दूसरा कंप्लीट करेंगे। ये तरीका आपका गलत है, इस टाइम के लिए बिल्कुल गलत है। अब पहले का तरीका था, जब तक आपके एग्ज़ाम्स में थोड़ा गैप था, आप पढ़ रहे थे, आप अपना सिलेबस कवर कर रहे थे, ठीक था। लेकिन अब टाइम आ गया है डेली स्टडी का, तो 4-5 आवर्स या 6 आवर्स 7 आवर्स जो भी जिसको सूट कर रहा है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, उसके अंदर आप 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 सब्जेक्ट को आपको ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। हम ये कह रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप अभी थोड़ा सा वेट पे डाल दीजिए और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ले लीजिएगा। जब डेट शीट आपके हाथ में आ जाएगी तब आप पढ़ लीजिएगा, वो सब्जेक्ट आप कर लेंगे। लेकिन 10th के बच्चों के लिए SST में बहुत सिलेबस है। SST, मैथ्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट उन्हें अभी करने पड़ेंगे, और उसके बाद मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश को 1 वीक 10 डेज़ मेरे ख़्याल से मोर देन है। 10 डेज़ काफ़ी है, इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और बाकी 12th के बच्चों के लिए तो उनका अपना टारगेट है ही, आपको पता ही है कि किस तरीके से पढ़ना है। आप लोग अब एक जंग लड़ चुके हैं 10th क्लास की, और अब 12th में आ गए हैं, तो आपको तो पता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, 12th में भी अगर आप लोगों को कोई, जैसे एक पॉइंट याद आया, 12th में फ़िज़िक्स में सभी टीचर्स वेक्टर पे बहुत ज़ोर देते रहते हैं कि वेक्टर ज़रूर करना है। आपको पता भी है इम्पॉर्टेंट है वेक्टर वाला पार्ट। और लेकिन क्या होता है कि कभी कभी पेपर इतना एकदम से चेंज आता है। हम तो फोकस कर रहे थे एक ही टॉपिक को और उन चैप्टर्स को, उन्हीं हेडिंग्स को टारगेट लेकर चल रहे थे, और अचानक से वहाँ पे कुछ और नज़र आ रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं करिए। आप ओवरऑल जितना आपका NCERT का सिलेबस है आप सभी टच करिए, सबको कवर रखिए, और पूरी तैयारी के साथ ही अपने मैदान में खड़े होइए। अधूरी तैयारी से कामयाबी नहीं मिलती। आपने सुना ही है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो चले घुटनों के बल पे। तो पता ही है, आप तो शह सवार हैं, आपको चलना है शह। बच्चे सोचेंगे शह सवार क्या मतलब, घुड़सवार। शह कहते हैं जो घोड़े पे सवार होता है, और तिफल कहते हैं छोटे बच्चे को जो कि क्रॉल करना सीखता है। तो जब वो क्रॉल कर रहा है तो वो गिरेगा कैसे भाई? वो तो नहीं गिर सकता ना, गिरेगा तो वही जो घोड़े पे सवारी कर रहा है। तो यानी आप तो इस वक्त बिल्कुल अपने तैयारी कर रहे हो, जंग में लड़ने के लिए, अपने एग्ज़ाम से फ़ाइट करोगे। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ से नहीं डरिए कि क्या होगा, पता नहीं कितने पर, ये तो आपका मकसद ही नहीं है कि अब क्या परसेंटेज आएगी, या उस चीज़ को लेकर के हम टेंशन में आए। उसको लेकर के टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको ये देखना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है और मुझे सिर्फ रिवाइज़ करना है। उसके बाद देखा जाएगा, जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अल्लाह ने चाहा आप सब बहुत बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, और आप इसी तरीके से मेरे व्यूज़ बढ़ाइए और मेरे सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको कुछ बहुत ख़ास चीज़ें मिलने वाली हैं मेरे वीडियोस में, जो अभी हम जानबूझ के थोड़ा अवॉइड करे हुए हैं, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तब उस वक्त हम ये डालेंगे।
और बाकी हम बार बार कह रहे हैं, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी पर्सनल इशू से रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन है और या कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, अपने मोबाइल का नंबर मेरे उसमें डाल के हमें मैसेज कर दीजिए और हम आपसे ख़ुद कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपकी क्वेश्चंस का ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे और इंशाल्लाह जल्द हम आप लोगों से लाइव भी बात करेंगे। आप सब लोग जुड़िएगा मेरे साथ। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह सॉल्यूशन मिलेगा। और अब मम्मियाँ सोचेंगी कि आज बच्चों से बात हो रही है तो उनके लिए कुछ नहीं है, तो ये गलत बात है, उनके लिए भी बहुत कुछ है। आज हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे मज़ेदार टेस्टी नींबू का अचार, जो कि इस मौसम में बहुत 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 फ्रेश लाइम्स आए हुए हैं, तो लेमन पिकल तैयार करने जा रहे हैं और वो हम आपको वीडियोस दिखाएंगे। और बच्चों से फिर से हम कह रहे हैं अपनी तैयारी कीजिए और बेफिक्र रहिए, रिलैक्स रहिए, खाइए पीजिए, मज़े कीजिए और तैयारी कीजिए एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम के दिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी, वैसे तो रोज़ ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एग्ज़ाम के दिन इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। हम आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे, आप सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए मामा लोग को हम बनाना सिखा देते हैं मज़ेदार सा नींबू का अचार। ओके, चलिए अचार बनाने से पहले ये दिखा देते हैं कि अब्दुल कबीर क्या कर रहे हैं। अब्दुल, क्या कर रहे हैं आप? कैसा होमवर्क करना है भाई? इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? पहले हाय तो बोल दीजिए व्यूअर से। हाय। क्या हुआ आज बड़े परेशान परेशान लग रहे हैं, क्या चक्कर है? मुंह पर कीजिए, क्या हो गया? स्कूल में मज़ा नहीं आया? जबू, क्या कर रही हो आप? पढ़ रही हो? टीवी के सामने बैठ के पढ़ाई हो रही है, अच्छी बात है। अब्दुल, क्या हुआ बेटा? आज आप बड़े मूड ख़राब लग रहा है, क्या चक्कर है? सब जानना चाह रहे हैं आज अब्दुल का मूड क्यों ख़राब है। आज स्कूल में मज़ा आया था? क्यों मज़ा नहीं आया? मम्मा को बता दीजिए जल्दी से, मज़ा क्यों नहीं आया? सब लोग जानना चाह रहे हैं आज अब्दुल को मज़ा क्यों नहीं आया स्कूल में। बताइए, पूरी बात बता दीजिए। बैग हम दे देंगे आपका, ये लीजिए बैग। चलिए बताइए आज मज़ा क्यों नहीं आया? मुझे मैम से पिटाई पड़ी। मैम से पिटाई पड़ी? मैम ने पिटाई करी? क्यों भाई, क्या गलती कर दी आज? इधर देख के बताइए, आज सब जानना चाह रहे हैं अब्दुल से ऐसी क्या गलती हो गई, इतने प्यारे बच्चे को मैम ने मारा। बताइए तो क्या हुआ, मैम ने क्यों मारा? कबीर बोलो बेटा, मैम ने क्यों मारा? मैं खेल रहा था तो पानी गिरा, दूसरे बच्चे ने शिकायत बता, मैं डांट खाया। अच्छा, आप पानी गिर गया और दूसरे बच्चे ने शिकायत बता दी और आप डांट खा गए। अच्छा जी, तो आपने मैम को बताया नहीं मैम पानी गलती से गिर गया? इधर तो देखकर बोलिए, कोई सुन ही नहीं पा रहा आप क्या कर रहे हैं, जोर से बताइए ना। आप मैम से बता नहीं पाए कि पानी आपसे नहीं गिरा? नहीं बता पाया। कोई बात नहीं, मैम लोग तो डांट देती हैं, मैम लोग तो मार भी देती हैं। हम लोग भी अपनी मैम से थप्पड़ खाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग खाते थे अपनी मैम से थप्पड़। चलो मैम को भी हाय बोल दो, आपकी मैम भी ये वीडियो देखेंगी ना। अब बता दो मैम को, मैम वो पानी मैंने नहीं गिराया था, वो गलती से गिरा था, बता दो। नहीं बताओगे? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपको मैम ने नहीं मारा। नहीं, सच बोल रहा हूं। सच बोल रहे हो? अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, मैम को बता देंगे, हम बता देंगे अब्दुल से गलती से पानी गिरा था, ठीक है। मैम लोग की पिटाई से कौन रोता है, कौन ऐसा मुंह बनाकर बैठता है। चलिए खैर, बाय बोलिए, बाय बोलिए, बाय बाय, जल्दी से बोलिए, इधर देख के बोलिए बाय। चलिए मम्मा लोग के अचार का नंबर आ गया है, तो मम्मा लोग का अचार बनाना बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए। ये देख लीजिए, इसके अंदर सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच या थोड़ा ज़्यादा ही लेना है 1 चम्मच से। सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा डलता है, ये सॉल्ट है, और ये पिंक सॉल्ट है, जो हम लोग पिंक सॉल्ट आजकल घर में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सेंधा नमक। ये कलौंजी दाना है, ये मेथी दाना है, और ये है हल्दी पाउडर।
अब इसको यानी कलौंजी, मेथी और सौंफ को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा दरदरा पीस के इसके अंदर डालेंगे। ये है सरसों का तेल जो कि करीब करीब देख रहे हैं हाफ कप है, हाफ कप के करीब। और ये हमारे हैं लेमन्स, ये लेमन हमने कट कर लिए हैं, 4 पीसेस में काट लिए हैं। और जो भी इसके अंदर जो है सीड्स इजीली निकल जाए वो आप निकाल दीजिए, और बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये हमारा इसका कंटेनर है जिसके अंदर हम बनाएंगे अचारदानी। इसके अंदर हम इसे बनाने वाले हैं। ये एकदम ड्राई होना चाहिए, ये हमारी शर्त है पहली, एकदम ड्राई होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये मेरा तवा तैयार है, फ्लेम मैंने ऑन की हुई है, फ्लेम हमने ऑन की हुई है। और उसके ऊपर हम सिर्फ ये 3 चीज़ें डाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी सी ड्राई रोस्ट होना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। देखिए आवाज़ आनी शुरू हो गई है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस इतनी ही देर के लिए इसे करना है। ये देखिए ये चटक गए हैं ना, आवाज़ आ रही है बड़ी अच्छी सी, और बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू फैली हुई है। ये वाली खुशबू आ जाएगी। ये देखिए बहुत सिंपल अचार है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। बस ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया जाता है। आप बनाइए और 1-2 दिन बाद से ही इसे खाना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है और विटामिन सी से भरपूर रहता है, जो कि इस मौसम में चाहिए होता है बच्चों को, क्योंकि कंजेशन वगैरह होता है, खांसी ज़ुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ी परेशानी रहती है। इसमें आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। ये हो गया है, अब हम इसको इसके अंदर कर लेते हैं ताकि हम इसे पीस सकें। पीसना नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा इसे कूट लेना है। फ्लेम हमने बंद कर दी है, इसको साइड में रख देते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि अब हमने उसके बाद करना क्या है। ये जो गिर गया है इसको भी हम उठा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ एकदम साफ़ है, कोई मसला नहीं है, वेस्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है इसकी छोटी सी मूसली और उससे हमने इसको हल्का सा कूटना है। जब हम इसको कूटेंगे ना, इसकी और भी अच्छी खुशबू आएगी। बस ये हो चुका है, इतना ही काफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बीकर जार लेंगे, इसके अंदर हम ये लेमन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ भी आपके एकदम ड्राई होने चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए बिल्कुल भी। आप अपने हाथ धोइए, फिर ड्राई कपड़े से पोंछिए और उसके बाद इसे डालिए। ये हमने इसका अर्क भी इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद ये हमने इसके अंदर डाल दिया है टर्मरिक पाउडर। ये इसका टर्मरिक पाउडर डाला, और ये हमने इसके अंदर डाला है सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ये हमने डाल दिया है जो हमने कुटा हुआ मसाला है वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा डाल दिया है। उसको डालने के बाद इसे एक ड्राई चम्मच से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये श्योर कर लीजिए कि चम्मच एकदम ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसको हमें सिर्फ मिक्स करना है। और भी अगर आप जल्दी चाहते हैं या अचार तैयार हो जाए तो इसका जो ये येलो वाला ऊपर की स्किन है ना, इसको आप निकाल दीजिए, इसको अच्छे से पील करके, और उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिए। और नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये है आपका
मस्टर्ड ऑयल, और ये मस्टर्ड ऑयल हमने सारा इसके अंदर डाल दिया। इसको हमने पकाया नहीं है, जैसा था ये कच्चा मस्टर्ड ऑयल था वैसे का वैसे ही डाल दिया है। इसे पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी उससे अच्छी स्मेल आती है। ये हो गया हमारा तैयार। अभी हम इसकी शक्ल आपको दिखाएंगे और फिर इसे 2 दिन के लिए रख देंगे। 2 दिन इसको हम नहीं खोलेंगे और 2 दिन बाद से हम इसे खाना शुरू कर देंगे। ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। आजकल आंवला मार्केट में आया हुआ है, आप आंवले की चटनी बना सकते हैं, आंवले का अचार बना सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बहुत इजीली बन जाता है। बल्कि अभी हमने बनाया था जल्दी, उसका वीडियो नहीं डाला। अब हम किसी दिन इंशाल्लाह बनाते हैं। बहुत जल्दी, बहुत मुश्किल से 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा और बहुत ही हेल्दी होता है। आप उसे खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी हम और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको खूब अच्छे से, देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, आपने देखा ना, सिर्फ हाफ कप ऑयल डाला है। ये वो वाला अचार नहीं है कि आप आधा जार उससे भर दीजिए, क्या कहते हैं, ऑयल से। ये ऐसा ऑयल नहीं है, थोड़ा सा जिससे कि मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए, इतना डाला गया है। उसके बाद ये इसका ढक्कन है, ये लिड अच्छे से लगा देनी है। ऐसे 2 दिन के लिए इसे रख देंगे और 2 दिन बाद इसको हम लोग इंशाल्लाह खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप बना के देखिए, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा और फिर बताइएगा कैसा लगा। और भी कोई चीज़ सीखनी है तो सीख लीजिए। आप आ गए, आप मेरे हर सेकंड हर आगे पीछे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइबर बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, वहीं स्टॉप हो गया है। आप लोग प्लीज़ आगे शेयर करें जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो अभी हम रुके हुए हैं कि थोड़ा और सब्सक्राइबर हो जाए, तब इंशाल्लाह आगे शेयर करेंगे। और देखिए शायद अब्दुल फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं कबीरा? नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप बेकार आए थे तो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।